हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्प इकोनॉमिक विजडम। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम अपनी सेकेंड पार्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है आपका स्टैटिस्टिक और सिंगुलर सेंस। जो पहला पार्ट है इसका स्टैटिस्टिक और प्लूरल सेंस, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पर जाके उस चीज को देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टैटिस्टिक एक सिंगुलर ही सेंस में डिफाइन नहीं करता है, स्टैटिस्टिक्स दोनों को ही इंपॉर्टेंस देता है, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। तो ऐसा नहीं करना बच्चों कि आप प्लूरल सेंस देख रहे हो या सिर्फ सिंगुलर सेंस देख रहे हो और उसी का ही डेफिनेशंस लिख के आ रहे हो। नहीं, एक पूरा स्टैटिस्टिक्स डिफाइन होता है आपके सिंगुलर से और प्लूरल से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी स्टैटिस्टिक और सिंगुलर सेंस के बारे में। वो एग्जैक्टली क्या है? स्टैटिस्टिक इन अ सिंगुलर सेंस, इन अ सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक मीन्स स्टैटिस्टिक मैथड्स और स्टैटिस्टिकल मैथड। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो हमारा सिंगुलर सेंस है वहां पर स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक का मतलब है स्टैटिस्टिक मैथड से, ठीक है, या स्टैटिस्टिकल मैथड से। दोनों एक ही चीज है, स्टैटिस्टिक मैथड, स्टैटिस्टिक मैथड, कंफ्यूज मत होना इसमें। अब ये मैथड्स क्या होते हैं, वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं? ठीक है, इट रेफर्स टू द टेक्निक्स और मैथड्स। ये जो टेक्निक्स से या फिर आप बोल सकते हो मैथड से रिलेट करते हैं, किस चीज से रिलेट करते हैं? यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्वांटिटेटिव, यू कैन से क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस पता चल रही है क्वांटिटेटिव की, राइट? तो इसीलिए जो व्हाट इज स्टैटिस्टिक का मेरा मेन वीडियो बनाने का यही मोटिव था। उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को इतने डिटेल में समझाने का यही मोटिव था कि आपको आने वाले टाइम पे जितने भी वीडियोस मिले या जितनी भी आप स्टडी करो स्टैटिस्टिक के बारे में, तो आपको एटलीस्ट क्वांटिटेटिव का मतलब तो पता ही हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि क्वालिटी का कोई भी दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन, कोई रिलेशंस नहीं है स्टैटिस्टिक के साथ। जो भी रिलेशन, जो भी कनेक्शन है वो आपका पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव से है, ठीक है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। मैं बार बार को आपको रिपीट करती हूँ ये चीज कि आपके दिमाग में ये बात फिक्स हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की कि अकॉर्डिंग टू कॉर्डन स्टैटिस्टिक में बी डिफाइंड एज द कलेक्शंस, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारा जो क्वांटिटेटिव है वो पूरा किस पे रेफर्स करता है? एक न्यूमेरिकल डाटा पे रेफर्स करता है। तो मुझे नहीं लगता कि जो कॉर्डन ने कहा है वो गलत कहा है। कॉर्डन ने भी सेम बात बोली है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि भाई जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो डिफाइंड में भी डिफाइन करते हैं कलेक्शंस को, एक प्रेजेंटेशंस को, एक एनालिसिस को, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को। आप लोग बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई मैम इतनी देर से पढ़ाई जा रही है, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन का मतलब है क्या? ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी वर्ड्स, आपको ये इजीली अभी मैं बाद में डिफाइन करूंगी। इसलिए डिफाइन करूंगी क्योंकि ये स्टेजेस में भी आपके इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। जब आप वहां पर पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि जो हमारा सिंगुलर सेंस का स्टैटिस्टिक है वो यही 5 चीज में डिफाइन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने। तो अकॉर्डिंग टू लविट, statistic is the science which deal with the collections, classifications and tabulations of numerical fact as basis for the explanations, descriptions and comparisons of phenomena, you can say data also। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? इसमें ये बोला हुआ है कि स्टैटिस्टिक हमारा एक साइंस है जो कि डील करता है हमारे कलेक्शन से, क्लासिफिकेशन से। हम जो टेबल्स बनाते हैं, टेबल्स में डिवाइड करते हैं उसको, न्यूमेरिकल फैक्ट हो उस चीज में, और एक एक्सप्लेनेशन होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, हम उसको डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि प्लूरल सेंस में कि हम कैसे कंपैरिजन करते हैं अपना जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं। तो यही चीज को आप अच्छी तरीके से दो डेफिनेशंस को आगे और अच्छे समझ पाओगे जब आप पढ़ोगे। हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल की, ठीक है, कि भाई कौन कौन से स्टेजेस हैं जो स्टडी करता हमारे स्टैटिस्टिकल को। देखो स्टेजेस जो होता है ना, जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस काउंट करते हैं, तो ये भी आपको एक पैटर्न वाइज ही लर्न करना है। ऐसा नहीं कि आपने कलेक्शन ऑफ डाटा सबसे लास्ट में लिख दिया और सबसे लास्ट का पहले में लिख दिया, नहीं, इसको सीरियल वाइज ही आप लर्न करेंगे,
ठीक है, और समझेंगे भी। तो कलेक्शन ऑफ डाटा पहला स्टेज है, दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, तीसरा है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, चौथा है आपका एनालिसिस ऑफ डाटा एंड लास्ट फिफ्थ इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये जो आपके पांच यहाँ पर आपको स्टेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये 5 स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिंगुलर सेंस को समझने के लिए नहीं, आपके पूरे स्टैटिस्टिक के बुक्स में यही सारी चीजें भी इन्वॉल्व हुई हैं। डिटेल में इनके चैप्टर्स हैं जो कि आप और अच्छे से पढ़ोगे कि भाई कलेक्शंस ऑफ डाटा किस हिसाब से होते हैं। अभी तो आप बेसिक चीजें पढ़ोगे, ठीक है, इन सब के बारे में। तो ये 5 आपके स्टेजेस हैं और आपको ये याद रखना है कि पहला कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकेंड इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ एनालिसिस ऑफ डाटा एंड फिफ्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कि डाटा कलेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेज है आपका डाटा कलेक्शन। तो डाटा शुड बी कलेक्टेड विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, जो हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ठीक है, और इस चीज को आप डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला है कि जो हमारी ये जो डाटा की कलेक्शंस होती हैं वो एक प्राइमरी से होता है और एक सेकेंडरी से होता है। ठीक है, एंड द मिनिमम केयर बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और ऑब्टेन फ्रॉम द रिलायबल पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है, अब पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स आपके सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा में ही आ जाते हैं। ठीक है, अब अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होते हैं, जो पब्लिश नहीं हुए होते हैं, और पब्लिश सोर्स होते हैं जो पब्लिश्ड हुए होते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में जो चीज पब्लिश्ड हो जाती है, ठीक है, आप लोग उसे देख पाते हो। अनपब्लिश्ड वो हो गया जो आपको नहीं इतनी जल्दी पता चलती, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेटर जो या सिर्फ इंक्वायरी करने जाता है उसी को ही उस चीज के बारे में नॉलेज होती है। तो भाई मैक्सिमम केयर रखता है हमारा इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, कि भाई उसे जो भी इंफॉर्मेशंस मिले वो एकदम ही करेक्ट हो, ठीक है, रिलायबल हो। ऐसा नहीं कि आप कोई भी डाटा ढूंढ रहे हो और वो डाटा, उस डाटा में कोई भी फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाटा को कलेक्ट करने का मेन मोटिव यहाँ पर आता है फैक्ट से। ठीक है, उसमें फैक्ट होना चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी सोर्स हो चाहे सेकेंडरी सोर्सेज, पर उसमें आपकी मतलब रिलायबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अनरिलायबल हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा की। ये जो हमारा है वो सेकंड है, ठीक है, सेकंड स्टेज है। क्या है अब इसमें ये देख लेते हैं कि आफ्टर द कलेक्शंस ऑफ डाटा नेक्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इट्स योर ऑफ OF ऑफ। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है कि आप कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद आपका सबसे नेक्स्ट स्टेप उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशंस नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय एडिटिंग, क्लासिफाइंग एंड टेबुलेटिंग। ठीक है, अब ये क्या है बच्चा, अब देखो इस चीज को समझो कि जो एक इन्वेस्टिगेटर है या फिर जो डाटा कलेक्ट करने गया है, ठीक है, उसके बाद वो अपना सेकंड स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में ही लगाएगा। अब जो वो इंसान है, इंसान ये तो होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्ट करता है ना, तो अब वो क्या करेगा, सबसे पहले जब उसने डाटा को कलेक्ट कर दिया उसको ऑर्गेनाइज वे में रखेगा। ठीक है, वो एडिटिंग करेगा। मान लीजिए कि आपने कोई ऐसे 2 डाटा लिए हैं, आपने मान लो कि क्लास 11th और क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के मार्क्स के डाटा आपने बच्चों के लिए हैं, तो आप उसको एक मिक्स करके आपने कलेक्शन कर लिया। उसके बाद आप उसको क्लासीफाइड भी तो करोगे कि ये क्लास 11 के बच्चों के हैं, इतने बॉयज के हैं, इतने गर्ल्स के हैं, और ये क्लास 12 के बच्चों के हैं, इतने गर्ल्स हैं, इतने बॉयज के हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स अर्न किए। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ही तो हो गया। नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में उसी चीज में आ जाता है। ये सब चीजें प्रेजेंटेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज योर थर्ड स्टेज। अब इसमें क्या बोला हुआ है कि आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा नेक्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सही बात है भाई, हमने जब डाटा कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा किया, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन डाटा के बाद हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करेंगे। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप 5 स्टेज को एक सीक्वेंस वाइज ही पढ़ें। ठीक है, तो अब क्या है इसमें कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हो डाटा का, तो आपको उसको प्रेजेंट करना है। Organized are presented in some systematic manner to make statistical analysis easier.
जो ऑर्गेनाइज डाटा है हम उसको प्रेजेंट जो कर रहे हैं सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, उससे हमारी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इसके बाद वाला जो स्टेप है उसको हमें करने के लिए इजी मिल जाता है, मतलब इजी हो जाता है एक तरीके से। कैसे होता है अब आगे देखते हैं कि इट कैन बी प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द टेबल्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। आपने देखा होगा जैसे आप डिफरेंस बिटवीन दिखाते हो, ठीक है, मान लो आपने डिफरेंस बिटवीन लिखा माइक्रो और मैक्रो का, अब आपने उसको एक टेबल की फॉर्म में नहीं बनाया, आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में बस ऐसे लिख दिया उसको, तो किसको समझ आएगा अच्छे से? वो देख के ही बोल देगा अरे इतना बड़ा पैराग्राफ है, कैसे समझू मैं। अगर आप उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, एक तरफ माइक्रो लिखोगे, एक तरफ मैक्रो लिखोगे, फिर उसका डिफरेंस बिटवीन लिखोगे, तो कोई भी झट से उसको देख के समझ आएगा कि अच्छे डिफरेंस बिटवीन है, ऐसे इसका डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन है इसमें, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें समझने के लिए ईजी हो जाता है अगर हम टेबल्स फॉर्म में, डायग्राम्स फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में अगर हम उसको करते हैं तो यही चीज हमारे एनालाइज करने में बहुत ईजी तरीके से हेल्प करता है। वैसे ही हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है। अब क्या है इसमें भी यही बोल रखा है कि भाई हमारा जो प्रेजेंटेशन डाटा के बाद हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा ही होगा, ठीक है, एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंटेड डाटा, ठीक है। अब उसको कैसे करेंगे हम कि देयर आर द लार्ज नंबर्स ऑफ मेथड्स यूज्ड फॉर द एनालाइजिंग द डाटा सच एज द एवरेज, डिस्पर्जन, कोरिलेशंस। ये सभी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना, एवरेज, डिस्पर्जन, कोरिलेशंस, बच्चों ये आप ना न्यूमेरिकल टर्म में पढ़ोगे आगे अपने स्टैट्स के उसमें। अगर मैं आपको अभी समझाने लगी तो ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझ भी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हम एक न्यूमेरिकल के टर्म में इन सभी चीजों को देखते हैं कि भाई कोरिलेशन, ये डिस्पर्जन, ये एवरेज एक्चुअल में कैसे निकलते हैं जब हम एनालाइज करते हैं। तो जो लार्ज नंबर्स हमारे पास जो मेथड्स होते हैं एनालाइज करने को डाटा का, तो यही सब चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि प्रेजेंटेशन डाटा जो है हमारी हेल्प कर देता है, हमारी ईजियर फॉर्म में बना देता है हमारा एनालाइज करने के लिए डाटा को। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा 5th पॉइंट है जो कि हालांकि आपका लास्ट स्टेज है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा। इट इज द फाइनल स्टेज, ये बिल्कुल फाइनल स्टेज है, यहाँ पर आप जाके बिल्कुल स्टॉप हो जाओगे, ठीक है, कि इट इम्प्लीज द ड्रॉइंग ऑफ द कंक्लूजन on the basis of data analyzed in the easier stage, ठीक है। जब आप उसको एनालाइज कर दोगे उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा भाई, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आपका डायरेक्ट इम्प्लीज करता है उस चीज से, कंक्लूजन से, ठीक है। जैसे कि आप प्रोजेक्ट बनाते हो, आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के बाद आप पूरे प्रोजेक्ट का कंक्लूजन लिखते हो, आपने क्या सीखा इस प्रोजेक्ट से, आपको क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ इस चीज से। तो यही कंक्लूजन हमारी जब हम कलेक्शंस ऑफ डाटा करते हैं, ठीक है, जब हम कलेक्शंस ऑफ डाटा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा करते हैं, प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा करते हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा करते हैं, उसके बाद लास्ट में जब इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में हम पहुंचते हैं तो हमें एक कंक्लूजन के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कंक्लूजन निकालना, ठीक है। कंक्लूजन निकालने से एक तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी डाटा आपने लिया था वो कितना रिलायबल था, कितना करेक्ट था, और आप उस नतीजे पे आपने उस चीज से जो डाटा आपने कलेक्ट किया उससे आपने क्या प्राप्त किया, आप ये भी उस चीज से समझ सकते हो। आपको ये पता होने चाहिए कि भाई जो स्टेजेस अभी आपने पढ़े उसमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या हैं, ठीक है। देयर रेफर्स टू द मेथड्स और टेक्निक्स यूज्ड फॉर द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज वेल एज फॉर द एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा। अब यही सेम बात बोली गई है कि भाई ये जितने भी मेथड्स हैं, हमने अभी 5 स्टेजेस पढ़े, 5 मेथड्स पढ़े, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसमें हम कौन से मेथड्स, कौन से टूल्स यूज करते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है आपका कलेक्शंस ऑफ डाटा का, जो पहला स्टेज है। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ डाटा, एंड 5th आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। बच्चा देखो, मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करवाती हूँ हर एक वीडियो में कि आपको ये, जब आप ये वीडियो छोड़कर जाओ ना, ये जब वीडियो खत्म हो तो आपको ये इतने अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े कि भाई ये 5 स्टेजेस कौन कौन थे, ठीक है। अगर हम बात करें अपने 5 स्टेजेस में कि जो हमारे स्टैटिस्टिकल कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे कि
पहला आपका जो कलेक्शंस ऑफ डाटा में स्टैटिस्टिकल यूज हो रहा है, टेक्निक यूज हो रही है, वो क्या है? सेंसस और सैंपल टेक्निक्स। ठीक है, तो आपका ये जो कलेक्शन ऑफ डाटा है उसमें यूज करता है, आपकी ये टेक्निक्स वगैरह यूज होती हैं, सेंसस और सैंपल टेक्निक्स। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मैथड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में आपका क्या यूज होता है? टेक्निक अरे ऑफ डाटा एंड टेलीबार। ठीक है, टेलीबार और अरे ऑफ डाटा आपका यूज होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में। इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ोगे, ये भी काफी अच्छा टॉपिक है पढ़ने को। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में आपकी क्या क्या यूज होते हैं, आपने अभी इस वीडियो में भी पढ़ ही लिया था कि टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, जिसको इजीली हम समझ सकते हैं कोई भी चीज जो पैराग्राफ के कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा में आपका यूज होता है परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशंस, रिग्रेशंस, कोएफिशिएंट्स। ये सभी आपकी क्या है, एक न्यूमेरिकल्स टर्म्स में है जो आप आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये सभी चीजें जो आपकी हैं वो यूज होती है आपकी इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा में। हर एक स्टेज का अपना अपना टेक्निक्स, अपने अपने स्टैटिस्टिकल टूल है जिससे वो एनालाइज करते हैं, कलेक्शंस ऑफ डाटा करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ये सब चीजें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स की मदद से ही करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास टूल्स नहीं होते तो क्या हम ये स्टेजेस को अच्छी तरीके से पार कर पाते, अपने फाइनल स्टेज में पहुंच पाते? नहीं। तो भाई ये जो हमारे 5 स्टेजेस हैं उसके साथ साथ हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं होंगे तो हम स्टेजेस का अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट टिल द एंड, और थैंक यू सो मच बहुत बहुत सभी का जो मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं। आई होप मैं आप लोगों की मदद कर पा रही हूँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर पा रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप सभी को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी।